अस्सलाम वालेकुम। इर्तिका के तसव्वुर का सिर्फ साइंस ही नहीं, मज़ाहिब भी जिक्र करते हैं, मगर मज़हब इस तसव्वुर को एक खालिक की वजूद की रोशनी में बयान करते हैं। और साइंस, जिसको किसी क्रिएटर से लगाव नहीं, वो इर्तिका के दरियाफ्त किए गए कवानीन के ज़रिए इंसान की इब्तिदा को बयान करता है। दोनों का ज़ाविया नज़र अलग है और शायद इसीलिए तारीख में मजहबी फ़िक्र और साइंसी फ़िक्र के दरमियान इख्तलाफ रहा है। अगर आप भी फ़िक्रमंद इंसान हैं तो आपके जहन में भी सवाल उठता होगा कि क्या ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और दीन में पेश किया गया इर्तिका का नज़रिया, क्या ये हम खड़े हैं? क्या ये मुतसादिम है? क्या ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बस एक थ्योरी ही है या इसमें कोई सच्चाई भी है? और खुदा ना खास्ता अगर हम भी बंदरों से आए तो क्या आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन के पेट से पैदा हो जाना भी मुमकिन है? आज के ख्यालात में हम इसी तरह के सवालात के जवाब तराश रहे होंगे। तो आइए घुस के पढ़ते हैं इर्तिका के सेंसिटिव मौजू में। पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस थियरी लफ्ज़ का साइंस में क्या मानी है। लफ्ज़ का मानी उसके इस्तेमाल करने वाले से ही समझा जाता है, यानी कि अगर आप किसी अंग्रेज से जाके उर्दू के लफ्ज़ का मानी पूछेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। और साइंस में इसको थियरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। मगर साइंसदानों के लिए थियरी लफ्ज़ का वो मानी नहीं जो हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में इसका समझते हैं। साइंस में एक थियरी एक साबित की हुई तफसीर है जिसकी साइंसी कायदे ने इम्तिहान लेके तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे बार बार उसकी तस्दीक की हो। इट्स अ फैक्ट टिल अनदर थियरी प्रूव्स इट रॉन्ग। ये गलत फहमी है जिससे हम थियरी को कयास समझ के रद्द कर देते हैं। There is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means the theory. भाई ऐसे बोलने से तो हमारी साइंस की समझ की कमी जाहिर होती है। मतलब कि बार बार सच साबित होने पे ही इसको थियरी करार दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मेरा एक कयास है, एक हाइपोथेसिस है, आई कॉल इट द पंखा हाइपोथेसिस, कि पंखे को बिजली देने से हवा आती है। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ तो तजर्बे से पंखे थ्योरी की तस्दीक होती गई और अब हम इसको सच मानते हैं। पंखा थ्योरी इज नाउ अ फैक्ट। साइंस का भी यही तरीका है। आप एक कयास करते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है और मुनासिब सबूत बरामद होने पे उसको थ्योरी करार दिया जाता है। इन थ्योरीज के सहारे पेशन गोई भी की जाती है जो इस थ्योरी को और दुरुस्त साबित करती हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरी पंखे थ्योरी पे बेस्ड एक प्रेडिक्शन है कि इस पंखे को कोई भी अगर बिजली देगा ना तो ये हवा देगा। गर्मी पर थ्योरी पाई जे पंखा वालो। कहा था ना, थ्योरी प्रूव्ड। साइंस दर हकीकत मादे के कवानीन की तहकीक का इल्म है। इट स्टडीज द मटीरियल वर्ल्ड। इन थ्योरीज के सहारे साइंस के पास वो गैर मामूली ज़राए आ जाते हैं कि वो माजी की तारीख को पढ़ने के भी काबिल हो जाती है। यही है प्रोसेस जिसके ज़रिए ये टेक्नोलॉजी वजूद में आई, जिसके ज़रिए आप मुझे देख रहे हैं और मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा पा रहा हूँ। ऐसे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बस एक थ्योरी है जिसकी कैलकुलेशन के ज़रिए आपका जीपीएस चलता है, या सेल थ्योरी भी बस एक थ्योरी है जिसमें पूरा हयातियात का अदब खड़ा है। साइंस में थ्योरी लफ्ज़ में वज़न होता है। तो क्या है ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये नज़रिया इर्तिका? काफ सही था मेरा? तुम्हारी उर्दू ऐसे है जैसे किसी ने शराब में पानी मिला दिया हो। कोशिश भरपूर थी मगर तुम्हारे काफ में अभी तक वजन नहीं है। कोई मसला नहीं, अब आगे बढ़ो। अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में चार्ल्स डार्विन ने 1959 में इर्तिका के कुछ असूल बयान किए। कहते हैं कि इर्तिका आबादियों में नस्ली खसूसियात की तब्दीलियों को कहते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ नस्लें अपने माहौल के साथ चेंज करती रहती हैं। नस्ल दर नस्ल इर्तिका, बतदरीज तब्दीलियाँ। मगर ये होता कैसे है? बेसिकली हर जानदार मखलूक अपनी कॉपी बनाती है, बच्चे पैदा करती है, अपना जीनियाती मादा, अपना डीएनए कोड अगली नस्ल पे मुंतकिल करती है। ये एक मुनफरिद कोड होता है। आपका और एक चमगादड़ का डीएनए कोड फर्क है, इसलिए आप देखने में फ़र्क लगते हैं। वेल, सम ऑफ अस एनीवेज। आपके बच्चों का डीएनए कोड आपके कोड की कॉपी होती है, छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ। ये तब्दीलियाँ डीएनए म्यूटेशन की वजह से आती हैं, जिससे आपकी सूरत, रंग, शख्सियत, हर चीज़ में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। जो तब्दीली माहौल में जीने में मदद करती है, जिंदा रहने में मदद करती है, वो रह जाती है। दूसरी रफ्ता रफ्ता गायब हो जाती है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसे।
और यही स्कीम है जिसको पहचान के हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप पालतू जानवरों को देख लें, न जाने कब से हम बिल्लियों को आर्टिफिशियली ब्रीड करके छोटा मोटा नंगा अपने हिसाब से बनाते आ रहे हैं। पौधों में भी हम यही करते आ रहे हैं, गाजर को लंबा कर लिया, केले को मीठा कर लिया, और आम के मामले में तो अनवर अटोल हमने ईजाद किया। भाई क्या ही बात है। आम खाएगा? हाँ, खाऊंगा। आज एवोल्यूशन की इस थ्योरी से ढेर सारे साइंसी शोबे अपने मुशाहिदात में सबब पाते हैं। मतलब ये चीज़ें हो रही थी। एवोल्यूशन की थ्योरी से हम समझते हैं कि ये कैसे हो रही थी और ये क्यों हो रही थी। साइंस ने मुताला किया और हिस्सा ब हिस्सा इंसान की भी एक कहानी दरियाफ्त की। ये कहानी पेलियोंटोलॉजिस्ट ने फॉसिल्स में देखी, जीनियोलॉजिस्ट ने डीएनए कोड में पाई। ये कहानी मैं आपको अपने ईमान की मुदाखलत के बगैर पहले प्योरली एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस सुनाता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स पे भी बात करते हैं। पेशे खिदमत। 60 लाख साल पहले बंदरों से टूटकर पहले इंसान जीनस ऑफ होमो वजूद में एक्सक्यूज मी सर, ये जीनस क्या होता है? जीनस एक उन्वान है, नाम है, टाइटल है। इसके नीचे एक ही एंसेस्टर के मुख्तलिफ स्पीशीज इकट्ठे किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक घोड़ा, खोता और ज़ीब्रा एक ही जीनस एक्वस के मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। और स्पीशीज वो मखलूक़ात होती हैं जो एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर सकें, फर्टाइल बच्चे। ये खच्चर वाला खस्सी सीन नहीं हो सकता। वैसे घोड़े और खोते को एक दूसरे में खुद तो कोई जिनसी दिलचस्पी नहीं होती, मगर इनको अगर आप आमादा करें तो ये कर लेते हैं, इश्कुम टैणे। इसके नतीजे में जो पैदा होता है वो कुछ खास नहीं आगे कर पाता। खैर, इसी के बरक्स एक बुलडॉग और स्पैनियल देखने में तो मुख्तलिफ लगते होंगे, मगर एक ही स्पीशीज है, एक ही जिनियाती तैलाब की मखलूक। इनके बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी होते हैं। खैर, हम जीनस होमो के स्पीशीज सेपियंस के बारे में बात कर रहे हैं। होमो? ओ भाई, वो वाला होमो नहीं। खैर, जब हम होमो सेपियंस वजूद में आए कुछ 2 लाख साल पहले, तब कम से कम 6 और होमोस भी वजूद में थे, कजन्स हमारे। जैसे कि बुलडॉग है ना स्पैनियल का, बस वैसे ही जहन और सलाहियत में तो हमारे मुकाबले के थे। मगर ये होमोस होमो? थोड़ा सीरियस हो जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। बाकी सारे होमोस ठीक है, बाकी सारे होमोस कुछ 10,000 साल पहले गायब हो गए और हमें नहीं पता क्यों। हम कुछ हद तक इनके साथ डीएनए कोड भी अपना शेयर करते हैं, जिस तरह इस नेट जियो के डीएनए टेस्ट ने मुझ में कुछ हद तक निएंडरथॉल पाया। हाँ, तो स्पीशीज कैन इंटरब्रीड। साइंस के मुताबिक ये एक चार्ट बनता है इंसान की इर्तिका का, जिसमें इरेक्टस तो 20 लाख साल जिंदा रहा। एक रिकॉर्ड उसने सेट किया जो मुमकिन है हम ना तोड़ पाए। इरेक्टस सबसे पायदार होमो था। होमो? शट अप! अभी 2010 में ही साइबेरिया के एक गार में हमें एक और कजन की उंगली मिली। ये कोई एक अजनबी होमो थे जिनका हमने गार के पीछे नाम रख दिया होमो डिनिसोवा। न जाने कितनी और फॉसिल जिस तरह हमारे रिश्तेदारों की हमारे उन तक पहुंचने के इंतजार में बैठी हैं। कुछ इनमें से लंबे थे, कुछ गिट्ठे थे, कुछ खौफनाक किस्म के शिकारी थे, कुछ शाइस्ता किस्म के किसान थे, कुछ जजीरों पर रहे, कुछ बड़े आज़मों में घूमे, मगर सब जीनस ऑफ होमो से ताल्लुक़ रखते थे, जिसको साइंस ह्यूमन करार देती है, इंसान कहती है। ये थी साइंस की पेश की हुई इंसान की तख्लीक। अब कुरान मजीद ने भी तख्लीक को अपना मौजू बनाया है, जिसको बयान करने से पहले मैं बताता जाऊं कि ना मैं कोई साइंसदान, ना मैं कोई मजहबी स्कॉलर, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये बातें बयान कर रहा हूँ और इसीलिए सारी सोर्सेज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। इस्लामी नज़रिए के लिए मैंने बहुत से उलमा को सुना, जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब, उनके शागिर्द मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, शेख यासिर कादी साहब, शबीर अली, जस्ट टू मेंशन अ फ्यू। सब की राय मुझे काबिल कदर महसूस हुई। जहाँ बात समझ आई तस्लीम कर ली, और जहाँ कुछ तजाद महसूस हुआ खुद कुरान मजीद का मुताला करके अपनी राय इख्तियार कर ली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी इनफरादी राय है और ये भी इवॉल्व कर रही है। अगर कहीं गलती हो गई तो कमेंट्स में इस्लाह कर दीजिएगा, अगर आपकी बात दुरुस्त लगी तो सर तस्लीम खाम। अब ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये समझ आ रहा है कि जब हम ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर की फैक्ट्री उसको प्रोसेस करती है, और उस प्रोसेस में से जिस तरह खून वजूद में आता है जो हमारी नशोनुमा करता है, उसी तरह एक पानी का कतरा स्पर्म और एक अंडा भी बनता है, ओवम, और इनके मिलाप से इंसान के बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब कि जो आज हम ओ लेवल बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। फिर 9 से 10 महीने में माँ के पेट में मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के आपके सामने एक इंसान आ जाता है। माइक्रो एवोल्यूशन बयान कर दी गई है इंसान की पैदाइश की।
सूरत सजदा में कहा गया है कि अल्लाह मियाँ ने समुंदर के किनारे दलदली ज़मीन में वही प्रोसेस शुरू कर दिया जो माँ के पेट में होता है, यानी कि तख्लीकी प्रोसेस। और इस प्रोसेस के नतीजे वो ज़मीन सूख गई और फिर एक अंडे की सूरत इख्तियार कर ली। और फिर जब अंडे के अंदर तख्लीकी प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो जिस तरह मुर्गी के अंडे में से चूज़ा निकल आता है, इस अंडे में से हैवानी इंसान निकल आया। इस इंसान के अंदर अभी इंसानी शख्सियत नहीं थी और इसको सलाहियत दी गई कि ये अपनी नस्ल खुद पैदा कर सके। वाह, यानी कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी बिटवीन स्पीशीज़ भी अल्लाह मियाँ ने ही दी। फिर इनकी ब्रीडिंग हुई जिस तरह के हम करते हैं आम जानवरों की और पौधों की। और फिर एक वक्त आया जब मखलूक बिल्कुल इंसानी मखलूक दुरुस्त हो गई तो अल्लाह मियाँ ने इनको इंसानी शख्सियत दी और दो का इंतखाब किया, यानी कि आदम और हवा। तो मैक्रो एवोल्यूशन के मामले में भी ये पस मंज़र थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ यकसां खड़ा हुआ है। यानी कि एक हैवानी इंसान था जिसकी नस्ल दर नस्ल इर्तिका होने के बाद उसमें रूह फूंक के उसको इंसान बना दिया गया हो। शायद मसला सिर्फ नेमिंग का है। जिस चीज़ को मजहबी फ़िक्र में हम हैवानी इंसान कहते हैं उसको साइंस में बंदर कह के हमारे जज्बात हर्ट किए जा रहे हैं। देखो, मगरिब में साइंस और ईसाईयत के दरमियान एक हैवी फड्डा रहा है, यानी कि इस्टेब्लिश साइंस कहती है कि ज़मीन साकिन नहीं, हरकत में है। और ये भी एक साबित करदा थ्योरी है कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। मगर इस सच को बयान करने पे चर्च ने एक गैर मामूली बंदा मारा, साइंटिस्ट मारा, गैलीलियो के नाम से। 15वीं सदी में ये फड्डा शुरू हुआ और अभी तक चर्च और साइंस के दरमियान ये फड्डा चलता आ रहा है। मज़े की बात यह है कि अभी तक डिबेट भी जारी है कि क्या इंजील में वाकई कहा गया है कि ज़मीन के गिर्द सूरज घूमता है। कोई पादरी कहता है हाँ, कोई पादरी कहता है ना। यहाँ तक कि हमारे भी कुछ उलेमा अभी तक कहते आ रहे हैं कि ज़मीन साकिन है। किताब लिखी, सिर्फ ज़बानी ही नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि ज़मीन हरकत नहीं करती। कितनी? और मौलवी डिटाई के साथ उस किताब का हवाला देते हैं और फिर कहते हैं आज तक साइंसदान परेशान है कि क्या जवाब दिए। सर वो इस वजह से नहीं परेशान किया, जवाब नहीं है। वो इस वजह से परेशान है कि एड्डी बड़ी बोंगी मारी है के जवाब दिए, वेले बैठे हैं। चलो, कम से कम तालीम याफ्ता उलेमा भी हैं जो मारी हुई बोंगी को पकड़कर उसको दुरुस्त कर रहे हैं। शुक्रिया। बात यह कि इस्लाम हर ज़माने का दीन है, बस हमें अपनी सोच को उस ज़माने के साथ अलाइन करना है। जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था ना अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में, जदीद ज़माने के एहसासात का जब कदीम ज़माने के इल्म से तज़ाद हो तो फिर बस सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत होती है, यानी कि नए दौर के सच के साथ अपनी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को अलाइन करना। इस पे जावेद अहमद गामदी साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये मजहबी फ़िक्र को मजबूत करने का तरीका है। टू बी इन्फॉर्म्ड, टू रिकंस्ट्रक्ट योर रिलीजियस थॉट। लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। इस तरह के कुछ मामलात में मुझे भी है कि अगर तफसीर के मुताबिक इंसान की तख्लीक के वक्त उसको दुरुस्त कर दिया था, अगर उसको परफेक्ट कर दिया था, तो फिर इस जिस्म में इतने नुक्स क्यों हैं? इस अपेंडिक्स का क्या मकसद है हमारे जिस्म में, या इस टेलबोन का? मतलब कि दुम तो हमारी है ही नहीं। मैं सोचता हूँ और जवाब ढूंढता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ और उसको किस तरह जानता हूँ। मतलब कि जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको एहसास होता है कि आप कुछ नहीं जानते, और जितना आप साइंस करते हैं उतनी ही और आपको खुदा की निशानियां नजर आने लगती हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि साइंस में मुसलमान पीछे रह गए, वरना अब तक हम ये भी साबित कर गए होते कि एवोल्यूशन के हकायक के पीछे भी खुदा का ही हाथ है, या कम से कम ये मेरा हाइपोथेसिस है और इसको मुझे आगे भी सच साबित करते जाना है। मगरिब में स्कूलों में साइंस के नाम पे पढ़ाया जाता था कि हम बिना किसी खालिक पैदा हुए, यानी कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक खलिया कहीं वजूद में आया और हम सब उसके इर्तिकाई दरख्त की बस एक शाख है। ये एक बेतरतीब प्रोसेस है जिसके पीछे कोई जहानत नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, हम डिज़ाइन नहीं है और ना है हमारा कोई डिज़ाइनर। मगर अब साइंस इस ख्याल को खुद ही चैलेंज कर रही है। हमारे डीएनए की मिसाल ले लो, ये जंजीर नुमा केमिकल जिसके अंदर हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग स्टोर्ड है। बिल गेट्स का कहना है कि डीएनए कोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, बस इंसान के जनरेटेड कोड से अनगिनत दर्जे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। डीएनए कॉज है और उसका हम इफ़ेक्ट है, और असरात की वजूहात जानना ये तो भाई साइंटिफिक काम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीनियाती मालूमात आई कहाँ से? मतलब कि इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई जहन होता है। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम किसी ने लिखा होता है, लाइब्रेरी में जाके किसी ने किताब रखी होती है, चाहे वो हेरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शंस हों या वो रेडियो सिग्नल हो, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई जहन होता है। डीएनए कोड जो हमारे अंदर डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, अक्ल तो ये तकाजा करती है कि उसके पीछे भी कोई जहन होगा। ये जहन है खुदा।
तो देखो, हम जानते हैं कि एवोल्यूशन ही है जिसकी वजह से चीज़ों का जिंदा होना मुमकिन भी है। मतलब कि इसी से ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर पाते हैं अपने माहौल के साथ, और बेशुमार मखलूक़ात वजूद में आती हैं, हैरत अंगेज़ मखलूक़ात, खूबसूरत मखलूक़ात, खौफनाक मखलूक़ात भी। और जबकि एवोल्यूशन ने हम सब को फ़र्क बनाया, ये हमें ये भी दिखाती है कि हम सब सेम हैं। जादुई ज़र्रे इस मैदान में किसी बुलंदी की तलाश में रवा, और साइंस हो या मज़हब, दोनों में हमें उसी हक़ की तलाश होती है जिसने हमें बनाया, और यही तलाश हमें उस हक़ के थोड़ा और करीब भी ले आती है। तो इसी बात पे निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। मुरू आउट।